हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय को और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला अपना चैप्टर चल रहा था। हमने पाठ को पूरा पढ़ लिया था, उसके पाठ्यगत प्रश्न कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे इनके अभ्यास प्रश्नों को। ये पाठ्यगत प्रश्न हमने यहाँ पर सारे कर लिए थे। अब हमको अभ्यास प्रश्नों को पढ़ना है। अगर इससे पहले आप अगर नए हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़ जाइए। इस सभी वीडियो की आपको जो पीडीएफ है वो अरावली पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और वहां पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सारी पैनल पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमने अभ्यास प्रश्न यहाँ पर सारे कर लिए थे। अब है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अपने जो पाठ के पीछे जो दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न, उनको आज हम करने वाले हैं। एक एक को अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन। क्या बताना है आपको? असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो क्या बताना है आपको? असत्य कथन कौन सा है वह आपको बताना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई, तब क्या बना? लेड बना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब इस अभिक्रिया में क्या क्या दिया हुआ है कि सबसे पहला बोल रहा है कि आप इसमें देखो, सबसे पहले क्या है कि ये लेड ऑक्साइड है। अब लेड ऑक्साइड से क्या बन गया? लेड बन गया। मतलब इसमें से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल गया है। मतलब क्या हो रहा है? जहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है वहाँ पर क्या होता है? उपचन होता है या अपचन? तो वहाँ पर क्या होता है? अपना अपचन होता है। क्या होता है? अपचन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहला लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपना अपचन। दूसरा है कार्बन। अब कार्बन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आके अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है वहाँ पर क्या होता है? उपचन। क्या होता है? उपचन या ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है कि लेड ऑक्साइड में तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहला कथन है अपना, सीसा अपचित हो रहा है। सीसा अपचित हो रहा है, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेड ऑक्साइड, केवल सीसा नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। फिर है कार्बन, तो ये अपना कथन क्या हो गया? गलत। ये कथन हो गया अपना गलत। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि क्या हो रहा है? कार्बन उपचित हो रहा है, तो ये भी अपना कथन क्या है? गलत। फिर है कार्बन उपचित हो रहा है, तो कार्बन उपचित हो रहा है क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कथन अपना सत्य है। फिर है लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, तो ये लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचन हो रहा है, तो ये बात भी सही है। अब प्रश्न क्या पूछा है? असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कौन से? ए तथा बी। तो अब ऑप्शन में अपने ए तथा बी कौन सा है? ए एवं बी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर है 2। दूसरा क्या है? आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाई, तब क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और फेरस का निर्माण हुआ। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर Fe था और एल्यूमिनियम ने क्या किया? Fe को यहाँ से विस्थापित करके बाहर निकाल दिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया और फेरस को बाहर निकाल दिया। ये अभिक्रिया किसके जैसी है? अपन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला था? लोहे की कील। तो उसने क्या किया था? लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अब मैंने सक्रियता श्रेणी जो आपको पढ़ाई थी, सक्रियता श्रेणी में ऊपर कौन था? ऊपर कौन था? एल्यूमिनियम, और नीचे क्या था? लोहा। तो एल्यूमिनियम ऊपर था, मतलब एल्यूमिनियम क्या है? ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा रिएक्टिव है? अब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव, फिर आयरन को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, बाहर निकाल दिया और आयरन को विस्थापित कर दिया और क्या बना दिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड निर्माण किया और आयरन का। और जहां पर उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, वह अभिक्रिया कौन सी होती है? वह अभिक्रिया अपनी विस्थापन अभिक्रिया होती है। हमने सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को करने से पहले आपको पाठ वाले वीडियो अच्छे से देखने। तो संयोजन अभिक्रिया अपनी नहीं है, द्विविस्थापन नहीं है, कौन सी? वियोजन भी नहीं है, कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया अपना आंसर हो जाएगा। अब है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो लोह चूर्ण ले लो, लोह चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? Fe। लोहा ले लिया। अब इसके ऊपर क्या डालना है?
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, HCl अम्ल होता है जो अपने पेट में बनता है, वही इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ले लिया HCl। अब इनकी क्या होगी, अभिक्रिया होगी, क्या होगी, अभिक्रिया होगी, और ये हमने करवाई अभिक्रिया। अब अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, तो अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। जब हम धातु वाला पार्ट पढ़ेंगे तो धातु की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो Fe, तो यहाँ पर FeCl2, आयरन क्लोराइड का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ये क्या है, गैस। ठीक है, अब ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, यहाँ पर देखो Fe है, यह Fe है, यहाँ पर Cl एक है, यहाँ पर 2 है। अब इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिए। ठीक है, ये हो गए अपने समीकरण। तो आप क्या लिखोगे, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे कि आयरन के लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालने पर अभिक्रिया होती है, तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, फेरस क्लोराइड का, आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, अब कथन दिया है, क्या बोल रहा है, पहला कथन है हाइड्रोजन गैस बन रही है एवं आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो ये बात अपनी क्या है, सत्य। ये क्या है, सत्य। बाकी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये बात गलत है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, ये बात गलत है, क्योंकि अभिक्रिया हो रही है। आयरन लवण एवं जल बनता है, तो ये बात भी गलत है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न पर, जिसका क्या नाम, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, वह तो क्या हो जाएगा अपना रासायनिक संतुलन समीकरण कहलाएगा। ठीक है, समीकरण संतुलित कहलाएगा। अब है इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें ना तो किसी पदार्थ का निर्माण होगा और न ही किसी पदार्थ का विनाश होगा। अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ के जो द्रव्यमान था वो, और अभिक्रिया होने के बाद कुल पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा, समान रहेगा। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी को बनाए रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ा है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे अपन कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, जिसमें क्या हो, अभिकारक एवं उत्पाद की प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, वो अपना क्या कहलाएगा, रासायनिक संतुलित समीकरण। ठीक है, अब है दूसरे का आंसर। अब जो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न अपन को पूछे तो पहले का उत्तर ये हो गया, रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। अब इसको क्यों करना आवश्यक है, तो थोड़ा सा पैरा छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है, ठीक है, और ना ही विनाश होता है। तो किस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया से पहले तथा बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान करने के लिए समीकरणों को संतुलित किया जाता है। एक एग्जांपल लिख देंगे अपने, वही लोहे के चूर्ण पर HCl की अभिक्रिया करवाई तब ये बना, फिर इसको संतुलित करके अपने इस प्रकार से लिख दिया। क्या करना है, जितनी जितनी अभिक्रिया सबके एक एक आपको एग्जाम्पल तो याद ही रखने। कहीं पर भी आपको रासायनिक समीकरण की परिभाषा पूछे या फिर रासायनिक अभिक्रिया का किसी एक प्रकार की परिभाषा पूछ ले तो साथ में आप इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 5वां प्रश्न कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब ये जो शब्द समीकरण दिया हुआ है इसको अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसको सूत्र लिखने हैं और फिर समीकरण के रूप में लिख के फिर इसको संतुलित करना है। 2 काम इसमें करने। अब सबसे पहला क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, N2। कैसे लिखते हैं, N2। ये लिख दिया अपन ने नाइट्रोजन, जो बोले वो अपन को करना है। प्लस संयोग हो रहा है दोनों के बीच में प्लस का निशान। और फिर क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये लिख दिया अपन ने हाइड्रोजन। फिर क्या हो रही है, दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है। ये हो गई अभिक्रिया।
अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र है NH3, ठीक है। अब ये तो हो गया सूत्र। अब कौन कौन गैसीय अवस्था में, तो सारे गैसीय अवस्था में, सारे क्या है, गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पर लिख दो गैस G, ठीक है, यहाँ पर गैस G। अब मैं नहीं लिखूँ तो भी आप समझ लेना कौन सा गैस में है, और ठीक है, आपको समीकरण के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी है। अब ये तो लिख दिया अपन ने, ये जो बोला है वो। अब अपन को क्या करना है, ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए 2NH3। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए 6, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब 2 को 6 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है, और N2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 6 हो गई, और ये अपना समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे वाले। इसी के अगला सवाल है अपना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल तथा एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S, ये लिख दिया अपने हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है, गैस है, तो ब्रैकेट में आपको G लिखना है, ठीक है। का वायु में दहन होना है, वायु में दहन कराएंगे तो साथ में क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी। रिकॉर्ड तो हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी, तो प्लस साथ में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन। फिर क्या होगी, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, ये करवा दी अभिक्रिया। अभिक्रिया हो गई। अब अभिक्रिया होने पर क्या बना, जल। तो लिख दो जल क्या होता है, H2, ये लिख दिया जल, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसी उसी प्रकार क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसमें कार्बन में C होता है, वहां पर यहाँ पर लिख दो SO2, ये लिख दिया अपने सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये समीकरण लिख दिया हमने। अब दूसरा काम क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। अब संतुलित समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, अब देखो ये छोटे छोटे इसलिए अपन डायरेक्ट करेंगे, जहाँ पर बड़ा आएगा मुँह अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, काम पूरा। सल्फर को देखो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, बराबर है। अब यहाँ पर देखो 2, और यहाँ पर भी कितने हैं 2 और 1 3। ऑक्सीजन कितनी है 3, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2। अब क्या करना है कि ऑक्सीजन कितनी कर दे अपन, कितने कर दे कि ऑक्सीजन हो जाए अपनी कितनी, ऑक्सीजन को कर दे अपन कितनी कि 3, और अपन कर दे ऑक्सीजन को 6। तो यहाँ पर भी 6 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 6। तो यहाँ पर अगर अपन 3 से गुणा कर दे, यहाँ पर अपन 3 से गुणा कर दे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कर दो 2 से गुणा, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 कम पड़ रही है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, ये कितने हो गई 4, टोटल मिला के कितने हो गए 4। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन को 4 कर लिया, लेकिन देखो सल्फर यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 हो गए सल्फर, और यहाँ पर कितना है 1 ही। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पर पूरे से 2 से गुणा किया तो सल्फर हो गए 2। अब जैसे ही 2 से गुणा किया हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4। तो ये हो गया अपना समीकरण संतुलित। तो पहले आपको ऐसे लिखना है, फिर आगे संतुलित करके भी लिखना है। ये हो गया अपना पूरा। अब आते हैं आगे, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। और अवक्षेप देता है वहां पर कौन सी होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। और कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है, तो पहला तो अवक्षेप बन रहा है, तो सीधे आपको बोलना यह कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। अवक्षेपण नहीं हो तो दूसरा और ऑप्शन में क्या मिल सकता है, तो सबसे पहले लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को देखो, अब एल्यूमिनियम सल्फेट आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप देखो एल्यूमिनियम ऐसे लिख दिया, फिर सल्फेट लिख दिया SO4, ठीक है। सूत्र कैसे लिखते हो मैं आपको बता दूं। अब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3। एल्यूमिनियम के पास बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी को दे सकता है। और सल्फेट के मैंने आपको बताया कितनी होती है, -2। अब दोनों विपरीत है तो क्रॉस कर दो, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3, और यहाँ पर आ जाएंगे 2। तो अपन जो एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट को अपन लिखेंगे Al, एल्यूमिनियम के नीचे कितने आएंगे 2, Al2, फिर सल्फेट SO4 का पूरे के नीचे कितने लिखने हैं 3, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 3। आ गया समझ में। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इस प्रकार से लिख दिया अपन ने, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दिया। अब प्लस में क्या है, प्लस
कि अभिक्रिया किसके साथ करानी है, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम लिख दो, ये बेरियम लिख दिया, और क्लोरीन का क्लोराइड। अब यहाँ पर आप देखो कि बेरियम की संयोजकता मैंने कितनी बताई थी, +2, क्लोरीन कितना है, -1, तो अब दोनों विपरीत है, ये कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, मतलब बेरियम तो लेना है अपन को 1 और क्लोरीन लेंगे अपन 2। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2 लिख दिया। अब बेरियम क्लोराइड लिख दिया अपन, अब इसकी अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया के लिए क्या लिखा दिया, ये तीर का निशान लगा दिया, ठीक है, तीर का निशान लगाया। अब क्या बन रहा है, इससे बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई और क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड Cl3। अब Cl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख दिया अपन ने। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख दिया, अब बेरियम क्लोराइड है और क्या बना, बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, और ये क्या है, अवक्षेप है, तो नीचे तीर का निशान, बेरियम। अब यहाँ पर देखो आप, एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन 2। यहाँ पर 2 लगाते ही क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 3 एकम, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर आगे लगा दो 3, कितने लगा देंगे 3 लगा दिए। अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, फिर है बेरियम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर भी कर देंगे अपन 3। सल्फेट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो SO4 प्लस 2AlCl3 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल ट्राई, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो हमने नॉर्मल समीकरण और ये इनका क्या है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखो पोटेशियम धातु है, तो पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम के, प्रतीक क्या होता है के। अब इसका धातु क्या, जल के साथ अभिक्रिया करवाओ, तो जल क्या होता है H2O, ये ली दिया हमने जल। अब इसकी अभिक्रिया करवाई, तीर का निशान लगा दिया। अब अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम की संयोजकता होती है प्लस एक, क्या ऑक्सीकरण अंक होता है, ये प्लस का 1 होता है, और हाइड्रोक्साइड OH का क्या होता है, मैंने बताया था माइनस का 1। अब दोनों 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही पोटेशियम लेंगे, एक ही हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर इसकी जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो कैल्शियम की कितनी होती है, प्लस के 2 और इसकी माइनस का 1, तो ऐसे क्रॉस करते तो कितना आता, यहाँ पर आते 2 और यहाँ पर 1, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस प्रकार से अपन लिखते हैं, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपना ऐसा ही आएगा KOH, ठीक है। अब KOH बन गया एवं हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो पोटेशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर देखो कितनी है 2, और यहाँ पर 2 ये और 1 ये, कितनी है 3। अब अपन क्या कर दे कि यहाँ पर आगे 2 लगा दे, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन अपनी कितनी हो जाएगी 4, और इसको भी अपन आगे 2 लगा दे, तो यहाँ पर भी 2 और बढ़ जाएगी, तो 4 हो जाएगी। मतलब देखो एक एक करते हैं अपन, पोटेशियम 1 है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दो 2 और ये 1, अपने पुराने वाले तरीके से करें तो इस प्रकार से, ठीक है। सबको बॉक्स में बंद करते थे अपन, है। फिर ये लिख दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, फिर हाइड्रोजन को लिखते थे अपन, ये 2 था, सबको बॉक्स में बंद करते थे, ऐसे ही करते थे समीकरण संतुलित, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको क्या करूंगा कि पोटेशियम को सबसे पहले धातु को देखते थे अपन, पोटेशियम 1 है, यहाँ पर 1 है, फिर हमने देखा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन को देखा अपन ने 1 है, यहाँ पर 1 है। अब हाइड्रोजन को अपन ने देखा कि यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 2, तो इसको क्या करेंगे अपन कि यहाँ पर अगर 2 से गुणा करते, किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। और यहाँ पर भी किससे गुणा करते हैं अपन 2 से, तो पोटेशियम कितने हो जाएंगे 2,
ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो पोटेशियम यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितना है सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पर भी अपन किससे गुणा करेंगे 2, तो पोटेशियम कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये लंबी प्रोसेस से आप कर सकते हो और डायरेक्ट देख कर भी आप कर सकते हो। तो पोटेशियम 2 यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो अपन को सिर्फ कहाँ पर 2 समीकरण संतुलित करते समय एक तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, एक यहाँ पर 2 इसके आगे 2 लगाएंगे और एक इसके आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो समीकरण संतुलित इसका लिखेंगे, संतुलित समीकरण इसका किस प्रकार से लिखेंगे, इसका समीकरण संतुलित लिखेंगे 2k प्लस जिससे गुणा किया वो अपन को लिखना है, इसके आगे भी 2 से गुणा किया था, इसके आगे 2 से गुणा किया था और H2। ठीक है, इसको कर देते अपन साफ, ये अपना हो गया इसका संतुलित समीकरण। अब बढ़ते हैं आगे, छठा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब ये देखो लिखा हुआ HNO3, अब HNO3 को इसमें आप उसमें क्या दिया हुआ था, शब्द दिए हुए थे और उससे अपन को सूत्र लिखने थे, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि वो सवाल पूछे, आपको ऐसे बोल सकता है। अब HNO3 है, इसको अपन क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या नाम है इसका नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वाले अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब सबके नाम लिखवाऊंगा मैं आपको। ये क्या है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और जल। ठीक है, अब ये दिया हुआ है अपन को, इस प्रकार से देकर ये भी पूछने को बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ कि आप ये लिखना दो। ठीक है, ये कर दिया अपन ने साफ इसको। अब देखो ये अपन को दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है संतुलित करना है। ठीक है, मैं पुराने तरीके से आपको करता हूँ तो धीरे से आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ये देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, हाइड्रोजन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, बॉक्स में बंद कर दो। कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन पूरे के साथ ब्रैकेट में है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, कर दो ब्रैकेट में बंद। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितने 2 पूरे के साथ है, या 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, लिख दिया अपन ने। अब सबसे पहले अपन कुछ को देखेंगे, धातुओं को देखेंगे। धातु यहाँ पर नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितने हैं 2। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा अपन 2 करना है, तो कर दो, किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ये कर दिया। अब कैल्शियम को देखो, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अब किसकी बारी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। सबसे पहले देख लो अपन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, ये गुणा करने के बाद ये नीचे वाले देखने हैं 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4। अब यहाँ पर देखो कितने हैं सिर्फ 2 है, तो इसको अपन क्या करेंगे 4 करना है तो 2 से गुणा कर दो। जैसे ही 2 से गुणा किया कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 6 तो ये और 2 ये, कितने हो गए 8, और यहाँ पर भी कितनी है 6 ये और 2 ये, कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8 हो गए। तो इस प्रकार से अपने क्या हो गए टोटल मिला के समीकरण क्या होगा, ये अपना संतुलित हो गया। क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, संतुलित हो गया। अब संतुलित समीकरण अपन लिख देते हैं। अब देखो 2 से गुणा किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो 2HNO3 प्लस, यहाँ पर किसी से गुणा नहीं किया तो ऐसा का ऐसा लिख दो, यहाँ पर किससे गुणा किया है किसी से नहीं किया, ऐसा का ऐसा लिख दो, और यहाँ पर 2 से गुणा किया है तो ये अपन ने लिख दिया। क्या हो गया अपना समीकरण हो गया संतुलित। अब बढ़ते हैं आगे, ये क्या है सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड।
फिर H2SO4, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बन गया सोडियम सल्फेट, सोडियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या बन गया, जल। अब इसको अपन को क्या करना है, संतुलित करना है। अब यहाँ पर इसको अपन डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सोडियम 1 है, सबसे पहले धातु को लेंगे, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2। तो सीधा साधा क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। करो 2 से गुणा, 2 से गुणा करते ही सोडियम कितने हो जाएंगे, 2। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। कर दिए। अब इसके आगे 2 लगा दिए। अब देखेंगे अपन सल्फर को, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है। अब बारी किसकी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर गुणा कर दिया, 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 4 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे अपनी यहाँ पर 2 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन ये है और 4 ऑक्सीजन ये, कितने हो गए टोटल मिला के, 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, टोटल मिला के कितने हो गई, 6। तो मतलब सिर्फ गुणा क्या, कहाँ पर किया, 2 से यहाँ पर गुणा किया, 2 से यहाँ पर गुणा किया। तो ये हो गया अपना समीकरण संतुलित हो गया। इसको हटा देते हैं अपन। तो संतुलित समीकरण क्या होगा, 2 से गुणा किया था यहाँ पर, तो संतुलित समीकरण 2NaOH प्लस H2SO4 और सोडियम सल्फेट। यहाँ पर क्या आएगा, 2 से गुणा किया था, पूरे के साथ आ जाएगा 2। आ गया समझ में, ये हो गया अपना समीकरण संतुलित। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले सवाल पर। ये क्या है, सोडियम प्लस क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई। अब ये देखो आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो, इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, तो आप बोलोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली। अब आप इसमें देखोगे, देखो सोडियम 1 है और यहाँ पर भी सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, सिल्वर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। मतलब समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित। तो ऐसा का ऐसा लिख दो, समीकरण क्या है, ऑलरेडी संतुलित है, इसलिए यहाँ पर अपन ये का ये लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका संतुलित समीकरण क्या होगा, ये का ये होगा, ये का ये होगा। अब बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पर। बेरियम क्लोराइड का अपने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए तो बेरियम सल्फेट बना और HCl अम्ल बना। अब यहाँ पर देखो आप, बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 करना है तो 2 से यहाँ पर गुणा करूँगा। जैसे ही 2 से गुणा करूँगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब जब अपन यहाँ पर देखेंगे तो इसको अपन ये गिनना है। ठीक है, बेरियम यहाँ पर 1, बेरियम 1, सल्फर ये देखोगे, सल्फर यहाँ पर 1, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर 2, तो क्लोरीन यहाँ पर भी कितने हो गए, 2। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सिर्फ इसके आगे अपन को 2 लगाने हैं, तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो समीकरण संतुलित करने के लिए क्या लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड, नाम याद रखने, साथ साथ में पढ़ना बेरियम क्लोराइड। कभी आपको ऐसे पूरा नाम दे के फिर ऐसे बोल दे कि सूत्र लिखो और फिर समीकरण करो। ठीक है, संतुलित करो। प्लस 2HCl प्लस 2HCl, ये हो गया अपना समीकरण, हो गया संतुलित। क्या हो गया, समीकरण हो गया अपना संतुलित हो गया। अब इसके आगे अपना है प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम क्या लिखते हैं अपन, Ca लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। कैल्शियम की कितनी होती है संयुक्ता, प्लस के 2, यहाँ पर माइनस का 1 क्रॉस होगा, कैल्शियम यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 1, यहाँ पर कितना आएगा, 1, और यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 2। मतलब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखना है, अपन ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम 1 लिखना है, हाइड्रोक्साइड 2। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, ये लिख दिया अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई और अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CO3। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो CaCO3। जब हमने क्या पढ़ा था, वो चूने का पानी वाले पढ़ा था कि सबसे पहले चूना लिया और उसके अंदर क्या डाला, जल डाला, और जल डालने पर क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। फिर उसको हमने दीवार पे पूत दिया था। दीवार पर पूतने के बाद क्या हुआ था, 2-3 दिन हो गए, वायु के साथ संपर्क में आया। वायु में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, और उसके साथ जैसे अभिक्रिया की तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और फिर जिससे कारण दीवार क्या हो गई, चमकने लगी। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, और साथ में क्या बन गया, जल। तो ये अभिक्रिया आपको ऐसे भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये अपने क्या हुआ, ये बन गई अपनी अभिक्रिया, लिख दी हमने। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखो, कैल्शियम 1, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1, कार्बन यहाँ पर 1, कार्बन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर भी 3 और 1 4, तो मतलब ये क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित है। और इसके लिए समीकरण कौन सा आएगा, ये। ठीक है, ये हो गया अपने 7वें का फर्स्ट। 7वें का सेकंड क्या है, जिंक, तो लिख दो जिंक। फिर सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3 प्लस क्या बना, जिंक नाइट्रेट, जिंक NO3 का होल ट्राइड प्लस सिल्वर, तो Ag। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर नाइट्रेट कितने, 2, तो यहाँ पर लगा दो अपन 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर सिल्वर 2 है, तो यहाँ पर करने के लिए अपन यहाँ पर 2 लगा देंगे। जिंक 1 है, जिंक ये अपना समीकरण हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर सिल्वर ने क्या कर दिया, ये जिंक ने क्या कर दिया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते थे। जो अपन ने सोना चांदी, ये लेड वगैरह, ये सारे नीचे आते, जिंक ऊपर आता था, इसलिए जिंक ने क्या कर दिया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया। अभिक्रिया पूछे कौन सी है, तो क्या बोलोगे आप, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। फिर है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने एल्यूमिनियम प्लस किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, कॉपर क्लोराइड, CuCl2, कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, प्लस क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब यहां पर आप देखो कि एल्यूमिनियम है और कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा कॉपर बनेगा। अब यहां पर आप देखो कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो आप देखो कि यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 3। अब जहां 3 और 2 होते हैं वहां पर हम दोनों का गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 6। तो यहां पर किससे गुणा करूं कि 6 हो जाए, तो मैं यहां पर करूंगा 3 से गुणा, ठीक है। तो और यहां पर किससे करूंगा, 2 से गुणा, तो यहां पर दोनों जगह क्लोरीन 6 हो गए। अब लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम 2 थे, तो यहां पर भी एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब कॉपर यहाँ पर कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पर बिल कितने लग जाएंगे, 3। अब देखो एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, कॉपर कितने हैं यहाँ पर, 3, कॉपर यहाँ पर 3, क्लोरीन कितने हैं, 6, तो क्लोरीन हो जाएंगे 6। समीकरण क्या हो गया अपना, संतुलित। अब है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब वहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अपन ने क्या लिखा था, KOH लिखा था, लेकिन इसमें 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर क्या है, +1, सल्फेट क्या होता है, -2, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 1, तो मतलब सल्फेट 1 लेना है, पोटेशियम अपन को कितने लेने हैं, 2, ठीक है। अब इनकी क्या करवानी है, अभिक्रिया करवा दी, अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब यहां पर आप देखो कि पोटेशियम यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर कितना है, 1। अब इसको मुझे 2 करना है तो क्या करूंगा, इस यहाँ पर 2 से गुणा कर दूंगा, तो इसके आगे मैंने लगा दिए 2। अब जैसे मैं 2 लगाऊंगा तो पोटेशियम तो 2 होगी, साथ साथ में क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब बेरियम को देखो, बेरियम यहाँ पर 1 है, SO4
यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 हो गए, तो समीकरण अपना क्या हो गया, संतुलित। अब पूछे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें देखो आयनों की अदला बदली हो रही है, आयनों की अदला बदली हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है। और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, जहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वहाँ पर अवक्षेप का भी निर्माण होता है। ये हो गया अपना पूरा। अब 8वां निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। अब है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या लिखते हैं, KBr, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड लिया। अब इनकी अभिक्रिया हुई, ये करा दी अभिक्रिया, तब क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड बना, क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड, प्लस क्या बना, बेरियम ब्रोमाइड, क्या बना, बेरियम ब्रोमाइड बना। क्या बना, बेरियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की 2, ठीक है। अब इसको समीकरण को संतुलित करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर आयोडीन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ इसके लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2। जैसे यहाँ पर 2 लगाएंगे पोटेशियम भी कितने हो जाएंगे अपने, 2 हो जाएंगे, इसलिए ये लगा दिए 2, ठीक है। पोटेशियम 2, आयोडीन 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लगाए थे तो ब्रोमाइड भी कितने हो जाएंगे, 2, और बेरियम यहाँ पर 1 है तो 1, समीकरण क्या हो गया अपना, संतुलित हो जाएगा। जब इनका आपको आवर्त सारणी आपको अच्छे से याद रखनी है, किसकी क्या संयोजकता है, देख पोटेशियम जैसे कितना है, पोटेशियम अपना, पोटेशियम ऊपर 1 धनावेश होता है, बेरियम के ऊपर कितना धनावेश होता है, बेरियम के अपने ऊपर 1 धनावेश होता है, इसलिए दोनों 1 जुड़े। अब ब्रोमीन के ऊपर क्या होता है, प्लस के 2, आयोडीन के ऊपर माइनस का 1, इसीलिए क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए आयोडीन 2 जुड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेशियम और आयोडीन दोनों KI क्यों लिखा, क्योंकि दोनों क्या है, 1 प्लस इसके ऊपर 1, फिर ब्रोमीन के ऊपर क्या, बेरियम के ऊपर 2 थी और ब्रोमीन के ऊपर 1, इसलिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से ये बनेगा। अब आते आगे, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाई गैस बनी। तो अब ये देखो क्या बना, ये अपनी अभिक्रिया पहले से संतुलित है, यहाँ पर Zn है, Zn कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो ये अपनी जो अभिक्रिया है वो पहले से ही संतुलित है। अब अगली अभिक्रिया है अपनी हाइड्रोजन गैस पर प्लस क्लोरीन गैस। अब हाइड्रोजन गैस क्या है, H2 प्लस है, प्लस लगा दिया, क्लोरीन गैस कौन सी है, Cl2, अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, HCl, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर कितना है, 1, तो संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा दिए, तो क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे, 2, ये हो गया अपना संतुलित समीकरण। अब है अपना आगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब मैग्नीशियम लिख दो, ये लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, ये अपना हो गया क्या, समीकरण। अब ये समीकरण संतुलित है या नहीं वो अपन को देखना है। अब मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर 1, क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 2 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, समीकरण क्या है अपना, संतुलित। अब अपना प्रश्न नंबर है 9, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है और उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी थी, जिसमें क्या हो, कोई भी उष्मा बाहर निकले, उष्मा क्या निकले, बाहर निकले, जैसे कि अपन ने क्या किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया था तो उष्मा बाहर निकली थी, किसी भी चीज को अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होती है, उष्मा बाहर निकलती है। जैसे कि अपन ने क्या किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया था और उसके अंदर हमने क्या डाला था, उसके अंदर अपन ने जल मिलाया था और जल मिलाने से क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और साथ में कार्बन डाई गैस बाहर निकली थी और प्लस में क्या निकला था,
उष्मा, क्या निकला था? उष्मा। तो दहन भी क्या होती है अपनी? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। और दूसरा अपन जैसे कि श्वसन, श्वसन में अपन ने क्या किया कि कार्बन, अपन ने खाना खाया, खाने से अपन को क्या मिला? ग्लूकोज। क्या मिला? ग्लूकोज, C6H12O6। अब इस ग्लूकोज को लिया, अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में गया और हमने क्या साथ में ऑक्सीजन को लिया। अब ये ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन के बाद हमारे शरीर से बाहर क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में जल भी बनता है। और ये खाना अपन क्यों खाते हैं? खाना खाने से अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ये जो ग्लूकोज टूटता है तभी अपन को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। तो अब इसमें देखो ऊर्जा, देखो क्या बाहर निकल रही है, क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। और जहां पर ऊर्जा बाहर निकलेगी वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो या उष्मा बाहर निकलती हो। इसमें हमेशा किसके साथ? उत्पाद के साथ देखो उष्मा जुड़ी हुई होगी। उष्मा जो उत्पाद है उसके साथ ऊर्जा जहां पर जुड़ी होगी वो कौन सी होगी? उष्माक्षेपी। अब दूसरा है उष्माशोषी। अब उष्माशोषी में क्या है कि अभिकारक है, उसको टूटने के लिए पहले ही उष्मा का क्या हो रहा है? शोषण या अवशोषण हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि अपन ने जो सिल्वर क्लोराइड था उसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया, चाहे उसको किसी की वस्तु को गर्म कर दो, गर्म करने के बाद अभिक्रिया हो रही है, तो उस सभी में ताप है। मैंने जो वियोजन अभिक्रिया पढ़ाई थी उसमें जितनी जो अभिक्रिया है, ताप अपघटन है, सौर ऊर्जा के द्वारा जो अपघटन है, ये सारे किस में आते हैं? अपनी उष्माशोषी प्रक्रम में आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन? इसका आंसर क्या लिखेंगे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ, किसके साथ? याद रखना, उत्पाद के साथ, अभिकारक के साथ मत लिख देना, उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है? उष्मा भी उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया के मिश्रण का क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। जब हमने क्या किया था, जो कैल्शियम ऑक्साइड था जो चूना था उसके अंदर अपन ने पानी मिलाया तो वो बीकर क्या हो गया था? गर्म हो गया था। तो मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है, इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मेथेन का अध्ययन, अब ये मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बन गई। अब उसी तरह क्या है? श्वसन, श्वसन की रिएक्शन क्या होती है? ग्लूकोज लिया C6H12O6, आगे प्रश्न है श्वसन का, वो अच्छे से मैं बताता हूँ। फिर ऑक्सीजन ली, अभिक्रिया करवाई और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली थी और जल बन गया और साथ में क्या बना? ऊर्जा। क्या बना? ऊर्जा बनी, ठीक है। तो श्वसन भी क्या है? एक उष्माक्षेपी है। कौन सा है? उष्माक्षेपी, ऊर्जा बाहर निकल रही है। फिर है उष्माशोषी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या हो? अवशोषण हो, और इसमें उष्मा किसके साथ जुड़ी होगी? अभिकारकों के साथ जुड़ी हुई होगी। वह इससे अभिक्रिया मिश्रण का तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना। अब AgCl है, इसको सूर्य के प्रकाश में अपन रखा तो क्या बन गया? चांदी अलग हुआ, क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। अब प्रश्न नंबर है अपना 10वां, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों करते हैं? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो? उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा क्या उत्पाद के साथ जुड़ी हुई हो, बाहर निकले। तो हमने सांस ली, अब सांस में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले खाना खाते हैं। अब खाना खाया हमने तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर में क्या गया? ग्लूकोज। क्या गया? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज गया हमारे शरीर में तो ग्लूकोज ले लिया हमने C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये क्या है? ग्लूकोज। खाना खाया हमने, अब खाने से हमारे शरीर को मिला ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज गया, फिर हमने क्या लिया? सांस लिया। क्या लिया? सांस लिया और सांस के साथ क्या गई? अंदर ऑक्सीजन। क्या गई? ऑक्सीजन। तो ये लिख दिया हमने ऑक्सीजन। अब शरीर के अंदर अभिक्रिया होगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में, और जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, वो अपन वायु में बाहर छोड़ देते। साथ में क्या बन गया? जल। तो जल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। फिर साथ में अपन खाना किस लिए खाते हैं? ताकि अपन को क्या मिले? एनर्जी मिले, काम करने के लिए ऊर्जा। नहीं खाना खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। और साथ में क्या होती है? ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा या उष्मा का निर्माण। तो देखो अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ है कि अभिकारकों की तरफ नहीं बल्कि उत्पाद की तरफ क्या जुड़ा हुआ है? ऊर्जा या उष्मा जुड़ी हुई है। और जिसमें क्या हुआ? उष्मा का निर्माण हुआ। तो इसीलिए श्वसन भी क्या है?
उष्माक्षेपी, उष्माशोषी नहीं बल्कि क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसका अपन क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एनर्जी खत्म हो जाती है तब ग्लूकोज का सेवन करते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से शरीर को क्या मिलता है, ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा का निर्माण करती है। अतः श्वसन में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसीलिए यह उष्माक्षेपी प्रक्रम है। और आपको ये अभिक्रिया साथ में लिखनी है। इसी के साथ अपने 10 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अब है 11वां प्रश्न से लेकर 20 प्रश्न तक अपन अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर आपको अरावली पाठशाला का एपी का लोगो बना हुआ आपको जो चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको ये पैनल PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।